विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज करना है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 बैरक में जाएं, आर्टिकल 85 को देखें। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, बैरक, सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। लाइन को ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ें। आर्टिकल 85 सबसे पहले ये याद करना है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, सत्र की छुट्टी करने, सत्रावसान मतलब होता है सेशन की छुट्टी करने, और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। क्या है? लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। वैसे भी पूछता है कि दो सत्रों के बीच में कितना मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है? आंसर 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना ही पड़ता है दूसरा सत्र। वैसे तो 3 सत्र होते हैं हमारे। एक बजट सत्र होता है जो अभी देखा आपने, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फरवरी से मई में जो सत्र है उसको क्या बोलते हैं? बजट सत्र। फिर मानसून सत्र शुरू हो जाता है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, और फिर शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। तो बीच में छुट्टी भी तो होंगी, सत्रावसान भी तो होगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा सत्र का अवसान। फिर बोला लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। विघटित करने का मतलब होता है कि अब नए इलेक्शन होंगे, नई लोकसभा बनेगी, जबकि सत्रावसान का मतलब होता है कि इस सत्र की छुट्टी हो गई, अब अगले सत्र में मिलेंगे। इतना समझ में आ गया? यहां पर यह नहीं कहा कि राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित करेगा, सिर्फ बोला लोकसभा को विघटित करेगा, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसलिए सिर्फ लिखा हुआ है कि लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। इतना क्लियर हो गया? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। इस प्रकार एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन बनता है एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी जरूरी है? 2 बैठकें होनी जरूरी है। दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में संसद में 3 जो होती है सत्र, मैंने बता दिया आपको। बजट सत्र कहां से कहां तक? फरवरी से मई तक। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। फिर सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। सदन, हम बोलते हैं ना सदन स्थगित हो गया। क्या हो गया? सदन स्थगित हो गया भाई। तो सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है, यानी कोई कार्य क्या हो चुका है? कुछ समय के लिए निलंबित हो चुका है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति, अगर लोकसभा का मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाता है। यह कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, और कुछ सप्ताह का हो सकता है। बोलते हैं कि माना लोकसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया है, तो हो सकता है कुछ मिनटों बाद क्या कर दे, फिर दोबारा चालू हो जाए, कुछ घंटों बाद हो जाए, कुछ दिन बाद हो जाए, सप्ताह बाद हो जाए। ठीक है। सदन का स्थगन किसी आवश्यक या विशेष कारण से अथवा किसी सदस्य की मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए। अब इसको 1 बाय 1 करो। एक हमने बोल दिया कि किसी आवश्यक या विशेष कारण से स्थगित कब होता है? कोई आवश्यक या विशेष कारण हो। दूसरा, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो लोकसभा मेंबर की, उसके लिए शोक प्रकट करना है। गणपूर्ति ना हो, कोरम पूरा ना हो, 1/10 लोग ना बैठे हो, है ना, तो वो स्थगित कर सकता है गणपूर्ति न होने पर। या सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था होने पर। पता चला एक दूसरे में माइक फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अव्यवस्था हो गई तो सदन क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है।
जब सदन को स्थगित करते समय आगामी बैठक की तिथि का समय नहीं बताया जाता तो इसे बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया सदन। क्या हो गया है? अगर लोकसभा अध्यक्ष ने या राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति ने आगे कब बैठना है ये नहीं बताया, समय नहीं तय किया है, तो हम बोलेंगे कि सदन क्या हो गया? निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? साइन डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, साइन डाई, भाई इतना ही लिखा होगा, आपको इसको क्या करना है? लिखना है। आगामी बैठक के लिए दिन तय किए बिना साइन डाई, ठीक है, कहा जाता है। अगला, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से संसद का वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है। स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करती है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को। स्थगन मैंने कहा कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, लेकिन जो सत्रावसान है वो क्या होगा कि अब अगले सत्र में मिलेंगे भाई, टाटा। क्या कि अब जी बजट सत्र पूरा हो गया, अब मिलेंगे हम कहां पर? मानसून सत्र में मिलेंगे। समझ में आ गया? तो सत्रावसान जो है वो क्या है? सदन के स्थगन अध्यक्ष या सभापति का कार्य है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति का। ये भी बड़ी बात है। स्थगन कौन करेगा? अगर लोकसभा होगा तो लोकसभा में स्थगित कौन करेगा सदन को? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा होगी तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। लेकिन सदनों संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति के होते हैं। तो सत्रावसान किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। आज ही बोल रहे हैं मोदी जी, माना कि विघटित, इसको क्या कर दो जी, डिसॉल्व कर दो इस लोकसभा को, 400 पार, क्या जल्दी कराओ, है ना। तो क्या मंत्री परिषद की सलाह पर कभी भी राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। विघटन से लोकसभा का वर्तमान जीवन काल समाप्त हो जाता है। नई लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? मैंने कहा 4-4.25 साल में अगर विघटित कर दी जाए तो हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। ऐसे चुनाव को क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। पूरा कार्यकाल कर दिया तब हम बोलते हैं चुनाव, आम चुनाव। ठीक है, ये अंतर होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं की जा सकती। आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वो स्थायी सदन है। ठीक है। अब जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि लोकसभा के विघटन का क्या प्रभाव होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, 352 राष्ट्रीय आपात के क्या प्रभाव होंगे, राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव होंगे, वित्तीय आपात के क्या प्रभाव होंगे, ये पढ़े थे ना। तो ऐसे लोकसभा के विघटन के क्या प्रभाव होते हैं। आर्टिकल 107, सबसे पहले 107 याद करना है आपने। लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं ये बता रहा हूं। नंबर 1, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अरे भाई, अगर लोकसभा ही विघटित हो गई तो उसमें जो लंबित विधेयक होंगे वो क्या होंगे? सब के सब समाप्त हो जाएंगे, चाहे वह पेश हुए हो या राज्यसभा द्वारा भेजे गए। या दूसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है ना, लोकसभा ने नहीं भेजा है। अगर लोकसभा ने भेज रखा पास करके राज्यसभा में तो वो तो वहीं पर क्या खत्म हो गया, लोकसभा के विघटित होते ही। लेकिन मैंने कहा कोई इंट्रोड्यूस हुआ पहले राज्यसभा में, उसको लोकसभा ने नहीं भेजा, अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही हुआ है, उस पर राज्यसभा में विचार चल रहा है, उधर लोकसभा विघटित हो गई। तो लोकसभा से क्या मतलब राज्यसभा में, वो विघटित नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया। यानी एक बार फिर बोल देता हूं, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभी वो मतलब लोकसभा से नहीं आए, वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, अभी तो शुरुआत चल रही है। ठीक है। तीसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा ही नहीं रही तो राज्यसभा उस पर विचार करके क्या करेगी। अब तो नई लोकसभा आएगी ना, तो नए चुनाव होंगे, नए लोकसभा आएगी, है ना। माना ऐसा कोई विधेयक होगा ना, जैसे माना सरकार रिपीट होती, कई बार माना सरकार क्या होती, रिपीट होती,
जैसे अभी कोई विधेयक क्या किया, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा को भेज दिया, ठीक है, और कुछ समय बाद लोकसभा विघटित होने वाली है, नए इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो समाप्त हो जाएगा। अब फिर माना वही सरकार रिपीट होती है तो उसको फिर दोबारा वो बिल क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा राज्यसभा में, क्योंकि अपनी मंशा तो पूरी करनी है। कई बार लेट हो जाता है, मैंने कहा क्या होता है, कई बार लेट हो जाता है। यूपीए 2 जब चल रही थी, यूपीए 2 के लास्ट में कोई विधेयक, कोई जो बिल था वो लेट हो गया, अगर वो पास हो जाता तो भाई फिर तो यूपीए 3 भी आती। लेकिन क्या हुआ कि उस समय वो बिल क्या हो गया, लेट हो गया। जैसे यूपीए 1 जब आया था तो मेरे ख्याल से खाद्य सुरक्षा बिल, खाद्य सुरक्षा बिल, भाई खाने का जो सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जो दे रहा है आपको, जो 2 रुपए किलो क्या है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये सब चीजें, तो ये बड़ा असर डालती हैं किस पर, जब आपको सस्ता मिलता है तो आप उस सरकार को क्या करते हो, रिपीट करते हो। तो यूपीए 1 में जल्दी टाइम पर हो गया था तो यूपीए 2 आई थी। यूपीए 2 के बाद में जो बिल वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे वो क्या नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब लेट हो गया उसमें, इसलिए फिर क्या आई, एनडीए आई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आई, और वो लगातार क्या है, अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगले 100 दिनों का भी रोड मैप तैयार कर दिया उन्होंने कि जैसे ही हम जीतेंगे तो उसके बाद हमारे मंत्रियों ने क्या क्या काम करना, पूरा रोड मैप तैयार है। इसका मतलब इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट है कि क्या है, आना है 400, 370, 400, है ना। चलो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो विज्ञापनों के माध्यम से मैं देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा मैंने बता दिया, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है समाप्त हो जाएंगे, किंतु यदि उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की राष्ट्रपति ने 108 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है, नोटिफिकेशन कर दिया है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे पास किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ कि लोकसभा ने क्या किया, पास किया, राज्यसभा को भेजा, फिर वो 3 चीजें क्या कि राज्यसभा ने क्या कर दिया, उसको असहमति व्यक्त की, या राज्यसभा ने संशोधन किया, लोकसभा उससे सहमत नहीं है, या 6 महीने हो गए और राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी, और अधिसूचना जारी करने के अगले दिन लोकसभा क्या हो गई, विघटित हो गई। तो क्या अब 108 के तहत बुलाई जाएगी ज्वाइंट सिटिंग? हाँ जी, बुलाई जाएगी। क्यों बुलाई जाएगी? क्योंकि महामहिम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, क्या होने से पहले, विघटित होने से पहले, इसलिए 108 बुलाई जाएगी। उसमें लोकसभा के लोग भी बैठेंगे, राज्यसभा के लोग भी बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्षता करेंगे, साधारण बहुमत से वो पास होगा। समझ में आया? और क्या प्रभाव होते हैं भाई, यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों सदनों ने पास कर दिया ना, राज्यसभा के पास चला गया, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो नए सदन द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो नई लोकसभा गठित होगी वो उस पर पुनर्विचार करेगी। क्लियर हो गया? अगला, लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि सब समाप्त हो जाती हैं, किंतु सदन के सत्रावसान के फलस्वरूप लंबित विधेयक या कार्य समाप्त नहीं होते। सत्रावसान में नहीं होते, लेकिन विघटन में क्या हो जाते हैं, जितने भी प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि आदि सब क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार क्या किया जाता है, उसको रीड किया जाता है, तब जाके आप उस पर पहुंचते हो। समझ में आया? आईएएस टॉपर से पूछा गया कि आपने कितनी बार पढ़ी है किताब, उसने कहा लगभग 35 बार पढ़ी। कितनी बार? 35 बार पढ़ी। 35 बार कैसे पढ़ी? अखबार की तरह पढ़ी? 35 बार रुक रुक कर पढ़ी, समझ समझ कर पढ़ी, याद कर करके पढ़ी, तब वो अच्छा लिख पाया, तो वो टॉपर बना। क्या बना? कुछ लोग सोचते हैं कि खाली भाई एक बार पढ़ लिया हो गया जी। सबसे धोखेबाज और जो ऑर्गन है हमारे शरीर में वो दिमाग है, जो बोलता है हो गया याद, और पेपर में जाके शून्य। कर्ण की विद्या है ना, कर्ण को श्राप था ना, क्या, जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम क्या होगे, भूल जाओगे। एग्जामिनेशन प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, एग्जामिनेशन प्रेशर, ठीक है।
एक मैं आपको बता रहा हूं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होते हैं। यहां से प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का जो उल्लेख है वो 112 के 3 में दे रखा है। 112 जो है वो बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। संवैधानिक नाम क्या है बजट का? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट वैसे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थर्ड पार्ट में, है ना, 112 के 3 में लिखा हुआ कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होंगे। नंबर 1, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। ध्यान रखना यहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है खाली। क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ? यहां पे उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ क्योंकि आगे चलकर उपराष्ट्रपति शब्द जो है हिडन है। दूसरे नंबर पर राज्यसभा के सभापति। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसको उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को 0 वेतन मिलता है। क्योंकि वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, इसलिए दूसरे नंबर पर स्थान दिया गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते बराबर होते हैं इनके। उपराष्ट्रपति का वेतन लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन उपराष्ट्रपति के वेतन के बराबर होता है। एक ही लाइन में लिखा हुआ ना। मैंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन किसके बराबर होता है, तो वहां पे राज्यसभा का सभापति नहीं होगा ऑप्शन में, वहां पे उपराष्ट्रपति लिखा होगा। आप भ्रमित हो जाओगे यार, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तो लोकसभा अध्यक्ष तो थोड़ा ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष भी वही काम कर रहा है जो उपराष्ट्रपति कर रहा है। वो राज्यसभा का सभापतित्व कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सभापतित्व कर रहा है। दोनों का वेतन क्या है? समान। समझ में आ गया? ठीक। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। उसका तीसरे नंबर पर भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय। ऋण की, भाई भारत सरकार ऋण लेती है सब पर, आपने लिया हो ना लिया हो, देश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर क्या है? कर्ज है। भारत सरकार द्वारा लिया गया कर्ज मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा। बोझ किस पर है? हम पर ही है। कहां से वापस करेंगे? हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा उससे वापस करेंगे, लेकिन वो सारा हिस्सा जो होता है भारत की संचित निधि में जाएगा। भारत की संचित निधि से क्या होगा? भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय और उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय। ब्याज भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इस पर इवन जब हम भारत सरकार लोन लेने जाती है ना, ये पता है आपको, तो एक जैसे आप लोन लेने जाते हो बैंक में, क्या बोलते हो? क्या दिखाओगे भाई, क्या है आपके पास? वैसे तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न पूछते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर मतलब कुछ आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन लेते हो ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये क्या रजिस्ट्री है, मेरा दाखिला खारिज है, इसके अगेंस्ट मुझको क्या कीजिए, लोन दीजिए। करते हो ना ऐसा? क्या बोलते हैं उसको बैंक वाले? अरे यार कॉमर्स वाले हो, बताओ क्या शब्द यूज करते हैं? मॉर्गेज, मॉर्गेज बोलते हैं ना। ऐसे ही भारत सरकार जब लोन लेने जाती है तो भारत की संचित निधि की साख पर लोन लेती है हमेशा। किस पर? बताती है ये भारत की संचित निधि है, इसकी साख पर हमें क्या चाहिए? राज्य सरकार विदेशी संस्थाओं से ऋण नहीं ले सकती, राज्य सरकार भारत सरकार से ऋण लेगी। राज्य सरकार अपनी राज्य की संचित निधि की साख पर क्या करती? भारत सरकार से ऋण लेती है। समझ में आया? नहीं आया? तो भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी का व्यय या उस पर दिया जाने वाला ब्याज और उससे संबंधित व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर भारित होता है भाई? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन खाली, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, माना उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं जितने भी माननीय उच्च न्यायालय में, उनके जो वेतन होंगे वो राज्य की संचित निधि पर होंगे, उत्तराखंड की संचित निधि से दिए जा रहे होंगे। जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151, 148 से 151 के बीच में कैग के बारे में है ना।
तो उसका जो वेतन भत्ते पेंशन है वो भी किस पर होगी? भारत की संचित निधि पर भारित होगी। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री, पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय, वो भी किस पर होंगे? भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ये अभी समझ में नहीं आएंगे आपके, डिक्री क्या होती है, पंचाट क्या होती है, ये न्यायालय के शब्द हैं। कहाँ के? आपको पता है डिक्री, पंचाट। तो अभी फिलहाल मैंने कहा याद कर लीजिए, निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय जो है वो भी भारत की संचित निधि पर भारित है। कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया जाए। अब जो लास्ट लाइन है इसका मतलब समझो, कोई अन्य व्यय भी भारत की संचित निधि पर क्या कर सकती है? घोषित, भारित किया जा सकता है। लेकिन ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। और संसद जब इसको करेगी तो क्या होगा? क्या होगा? अगर किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना है संसद को, तो वो बिल लेके आएगी। उस बिल को कौन पढ़ेगा? लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेगा। और जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेगा तो 110 को भी पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा? 110 को पढ़ेगा। 110 में लिखा हुआ किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। और तब लिखेगा उसके आगे क्या? धन विधेयक। तब वो धन विधेयक के रूप में क्या होगा? आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये याद करना है आपने। अब देखो किसका नहीं है, बोल देना भैया, महान्यायवादी का नहीं है इसमें नाम। किसका नाम नहीं है? ये यहीं पे याद कर लो। किस किसके नाम है? राष्ट्रपति का है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन है, कैग का है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। महान्यायवादी का नहीं है कहीं भी। क्या नहीं है? हाँ, कहीं अटॉर्नी जनरल का भी कर दो आप भारित। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें इतना ही बता रहा हूं मैं, ठीक है।